ग्रेफाइट सो फार वी हैव डन, नाउ कार्बन, डायमंड। डायमंड आज करवा दूंगा, फुलरीन आज करवा दूंगा, तो इन दोनों के बारे में बड़े ढंग से देखना है। सबसे पहले बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में अगर बात करें इसके, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। अब टेट्राहेड्रल क्या होता है बेटा, बात समझिए कि एक कार्बन इस तरह से जुड़ा है, ठीक है, 3 डायमेंशनल, मतलब एक सामने की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, एक दो आपके अल्टरनेट एंगल्स पे, और इनके बीच का जो एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट्स। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब होता है 4, हेड्रल का मतलब होता है प्लेन, 4 प्लेन है इसमें। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखते हो ना, तो देखो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा तुम्हें। देखो मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, अगर आपको दिख जाए तो 3 डायमेंशनली एक बार कोशिश ट्राई करते हैं, अगर दिख पाए तो। समझ पा रहे हो? अलग। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, लाइक अ प्रिज्म, है ना? तो उस तरह से स्ट्रक्चरली आपको दिखाई देगा। तो इनमें खास बात क्या है, इनमें खास बात है कि ये जो एंगल्स है ना इसके बीच के, वो कितने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स का है। तो डायमंड भी इसी तरह से होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर बेटा इस तरह से होगा कि कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। और दूसरी बात, एक एटम 4 डायरेक्शन से जुड़ेगा, एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा, लेकिन ये 4 फिर से आगे जुड़ी है। तो इस तरह से आपको आगे की तरफ 4 4 का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। इस तरह से तो एक एटम 4 एटम से जुड़ गया। जैसे कि इसकी बात करूँ तो ये इससे जुड़ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा यहाँ जोड़ दो, चौथा यहाँ जोड़ दो, ठीक है। इसकी बात करें तो 1 2 3 और चौथा बाकी है, तो यहाँ जोड़ दो। तो इस तरह से ये जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कई बार इसको नेटवर्क स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, क्योंकि नेटवर्क टाइप में आ गया, नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब एक और चीज समझनी है कि कार्बन टू कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग है, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज, कौन सी है, कोवलेंट बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, इसी वजह से हार्ड होता है। अब एक और चीज देखते हैं कि इसके जो पेरिफेरी वाले एटम्स है, पेरिफेरी वाले जो कार्बन है, वो क्या है बेटा, फ्री है, मतलब वो किसी से अदर कार्बन से जुड़ने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि डायमंड के केस में, डायमंड के पास में क्या है, 2 चीजें हैं। पहली चीज, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट हैव फ्री वैलेंसी, इसके पास फ्री वैलेंसी है। जबकि बेटा ग्रेफाइट की बात करते थे, ग्रेफाइट की अगर बात करते थे तो ग्रेफाइट में किस तरह का होता था स्ट्रक्चर, 2D आपका शीटलेस स्ट्रक्चर होते थे। तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और फ्री वैलेंसी भी थी, फ्री वैलेंसी भी थी। अच्छा, फ्री वैलेंसी कैसी थी, जरा देखिए बेटा, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, ठीक है। इस तरह के मिलते थे लेयर टू लेयर फॉर्मेशन, लाइक इन दिस मैनर। तो आप देखते थे कि ये वाले जो एटम है वो आगे की तरफ से कहीं ना कहीं जुड़ पा रहे हैं, ये वाले इस तरह के एटम थे वो भी आगे से कहीं जुड़ पा रहे हैं, ये भी पीछे से जुड़ पा रहा था, मतलब फ्री वैलेंसी है। लेकिन इस एटम की अगर बात करोगे तो क्या ये एटम जुड़ पाएगा कहीं से, नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से बंध गया है। तो जो पेरिफेरी वाले एटम्स होते हैं उनके पास होती है फ्री वैलेंसी। तो डायमंड के पास में भी फ्री वैलेंसी है और इसके पास भी फ्री वैलेंसी है। स्ट्रक्चर में कोई डाउट? नो सर। So the properties of diamond, ध्यान से देखते चलो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। क्यों है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है। सेकंड अगर बात करें तो जो डायमंड होता है इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है, इट हैज वेरी हाई डेंसिटी है। और कितनी डेंसिटी होती है इसकी, अराउंड 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी, जो कि काफी हाई मानी जाती है। थर्ड, इट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट इसका अराउंड होता है 3930 डिग्री सेंटीग्रेड के,
विच इज मोर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का कितना था बेटा? दैट इज 3400 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आप अंदाजा लगा सकते हो सर 35 डिग्री सेंटीग्रेड का राउंड था. आप चेक कर लेना, उसमें कोई इशू नहीं. तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है जिस सॉलिड का, वो उतना ही ज्यादा हार्डेस्ट भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, उसकी बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है. फोर्थ आता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा जो डायमंड होता है, डायमंड इज पुअर या बैड बोलें तो सही रहेगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है. क्यों है? रीजन बताओ. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ free electrons. वेरी गुड. लेकिन फिफ्थ पॉइंट किसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डायमंड इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. हीट का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है. ठीक है. और ये इसलिए है क्योंकि इसकी फ्री वैलेंसीज होती हैं. और फ्री वैलेंसी इवन दो हम बोलते हैं कि इट इज, या ऐसे बोलें इट्स थर्मल कंडक्टिविटी, जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी इज 5 times मोर देन कॉपर. कॉपर से 5 गुना ज्यादा ये गर्म हो जाता है आसानी से. हम बोलते हैं ना कॉपर यूटेंसिल्स आर जनरली यूज्ड इन हॉट, इन मेकिंग हॉट कंटेनर्स, हॉट वाटर बाथ. लेकिन उससे भी ज्यादा डायमंड की अगर बनाए, डायमंड ऑल तो कॉस्टली होता है इसलिए बनाते नहीं, लेकिन डायमंड की बनाए तो फिर वो बहुत जल्दी गर्म करेगा आपका. ठीक है. देन जो प्योरिटी होती है, दैट इज द प्योरिटी ऑफ डायमंड. प्योरिटी ऑफ डायमंड इज चेक बाय, किससे चेक करते हैं? बाय हीटिंग. गर्म करके ही चेक करते हैं. ठीक है. यहां पर बेटा आपको याद रखना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ हीट. एक रिएक्शन आती है इफेक्ट ऑफ हीट को लेकर, वो हीट की रिएक्शन याद रखेंगे हम लोग. क्या होता था कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों सेम चीज देते हैं. डायमंड जो होता है वो एयर की प्रेजेंस में अगर हीट अप करते हो आप, ठीक है, हीट कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर कितना रखते हैं यहाँ पर 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये CO2 गैस बाहर निकाल देता है. अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक सब्सटेंस X है जो कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, एंड ऑन हीटिंग अराउंड 900 डिग्री सेंटीग्रेड इट टर्न्स अ गैस, इट लिबरेट अ गैस व्हिच टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की. आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एंड द गैस. तो सब्सटेंस इज डायमंड एंड द गैस इज CO2. CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करती है, हमें बहुत अच्छे से पता है. ठीक है. एक और चीज यहाँ से एक और एनालाइज होता है कि इफ ऑन हीटिंग, जब आप हीट कर रहे हो, इफ ऑन हीटिंग नो रेसिड्यू इज लेफ्ट, नो रेसिड्यू इज लेफ्ट, देन द डायमंड, जो डायमंड होता है इज प्योरली मेड अप ऑफ कार्बन. जो डायमंड है प्योरली किसका बना होता है? कार्बन. क्योंकि देखो एक सीधी सी बात है, अगर ये प्योर कार्बन है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सिर्फ CO2 ही देगा और कोई ऑक्साइड नहीं देगा. अगर इसमें इंप्योरिटी हुई किसी भी तरह की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, तो वहां पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड भी साथ में निकलने चाहिए थे. लेकिन अगर प्योर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है तो इसका मतलब है कि साफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन था. गॉट इट? नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज, दैट इज डायमंड जो होता है स्पार्कल करता है. तो क्वेश्चन आता है बहुत बार, व्हाई डायमंड स्पार्कल्स. वो स्पार्कल क्यों करता है, बता सकते हो? इट इज ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है अराउंड 2.51 से लेकर 3.2 के बीच में. क्या होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इंसिडेंट लाइट अपॉन द रिफ्लेक्टेड लाइट. ठीक है. ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चमकेगा. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट केस. क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डायमंड स्पार्कल्स, या डायमंड जो होता है वो स्पार्कल क्यों करता है. उसका रीजन सिर्फ यही है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है काफी ज्यादा हाई होता है.
और अराउंड 2.5 से लेकर 3.2 के बीच में माना जाता है, जो कि काफ़ी 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 ज़्यादा हाई है। ठीक है। 7th प्रॉपर्टी आती है इसकी सॉल्युबिलिटी। डायमंड जो होता है, डायमंड इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये लगभग सभी में इनसॉल्युबल माना जाता है। डायमंड को पानी में डालो, किसी में भी डालो, सब जगह इनसॉल्युबल ही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज फेक एंड रियल डायमंड। दो तरह के डायमंड होते हैं। तो एक्सरे जो होती है, एक्सरेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसका। एक्सरेज आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश between fake and a real diamond। अच्छा, कैसे पता करते हैं बेटा एक्सरे से कि फेक है कि रियल है? तो बेटा बात समझिए, जैसे कि आपके पास कोई डायमंड है, डायमंड के ऊपर आपने क्या पास की? एक्सरे पास करी, और एक्सरे पास करने पे डायमंड ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है आपको, ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो कैसा है? रियल है। और अगर एक्सरे पास करने पर वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, ट्रांसलूसेंट का मतलब धुंधलापन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो कैसा है? फेक डायमंड है। ठीक है। और जो 9th है इसका, जो उसका यूज के फॉर्म में ही बात करते हैं हम लोग, कि डायमंड जो होते हैं दे आर जनरली यूज्ड इन कटिंग टूल्स। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ड्रिलिंग मशीन, एंड कटिंग ग्लासेस। क्यों? कोई भी बच्चा बता सकता है? व्हाई इट इज सो? बताओ बेटा। ड्यू टू इट्स हार्डनेस। देखिए बेटा, एक सिंपल सी बात होती है। सेकेंड यूज इज इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज। ये तो सबको ही पता है कि इसको ज्वेलरी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डायमंड। नाउ टिल नाउ एनी डाउट यू कैन आस्क। अच्छा, डायमंड को जो बेसिकली हम लोग नापते हैं, इट इज जनरली इन, किसमें नापते हैं? कैरेट्स। जो प्योरिटी, जो प्योर डायमंड होता है, इट इज ऑफ 24 कैरेट्स। 24 कैरेट्स। तो ये बात याद रखना, दैट इज प्योर डायमंड जो होता है, प्योर डायमंड is of 24 कैरेट्स। अब अगर आपको बोल दिया जाए 22 कैरेट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है impure, कि इसमें 2%, 2 कैरेट किसी की इम्प्योरिटी डाले जाते हैं। देखो होता क्या है कि जितना ज्यादा प्योर होगा ना, डायमंड की केस में उल्टा होता है। डायमंड की केस में जितना ज्यादा प्योर है उतना ज्यादा वो हार्ड होता है, लेकिन गोल्ड और डायमंड दोनों की प्योरिटी हम किससे नापते हैं? कैरेट्स में नापते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर गोल्ड होता है तो प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है, उसलिए हम लोग उसमें इम्प्योरिटी मिला के उसको हार्ड करते हैं, लेकिन डायमंड हमसे प्योर लेना ही पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड भी होता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज फुलरीन, जो आपको बिल्कुल नई चीज आपको सुन रहे हो, फुलरीन। तो फुलरीन जो होता है वो क्या है, कैसे है, क्या है, एवरीथिंग उस पर बात देखिए आप। सो नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज, पूरा नाम इसका होता है बकमिनिस्टर फुलरीन। बक मिनिस्टर, MINSTR, मिनिस्टर फुलरीन। ठीक है, बक मिनिस्टर फुलरीन। अच्छा, फुलरीन जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। C60 होता है, इसको बोलते हैं C60 फुलरीन, C70 फुलरीन, C80 फुलरीन, C90 फुलरीन एंड सो ऑन। तो हमारे कोर्स में ना C60 फुलरीन पे है मेन चीज, जितनी भी स्टडी की गई है C60 फुलरीन पे की, और पहला जो डिस्कवर हुआ भी था वो था ये C60 फुलरीन। ठीक है, तो फर्स्ट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो फुलरीन है, इट वाज नॉट डिस्कवर्ड, इट वाज डिजाइंड बाय अ अमेरिकन आर्किटेक्ट। ठीक है, तो इसको डिजाइन किया था, डिजाइन बाय अमेरिकन आर्किटेक्ट। ठीक है, और उस आर्किटेक्ट का नाम था बकमिनिस्टर फुलरीन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फुलरीन। उस आर्किटेक्ट का नाम था बकमिनिस्टर फुलरीन, तो उसके नाम से ये पड़ा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना।
ऑल्दो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, आर्किटेक्ट फुलरीन में बोल देता हूं, ठीक है, और जो इसकी डिस्कवरी की थी दैट इज डिस्कवरी बाय, वो 3 साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है, ठीक है, उन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था और उनका नाम थे दैट इज कॉटो, कर्ल एंड सेमेले। ऑल्दो आपको याद नहीं रखना बट नॉलेज के लिए याद रख लो। जो मेन कहानी है वो ये है कि अमेरिकन आर्किटेक्ट के द्वारा दिया गया था जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, द स्ट्रक्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रक्चर इज बक्की बॉल टाइप, या बोल सकते हो फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर है इसका, फुटबॉल स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। अब होता कैसे है, देखो इसमें 3 तो होते हैं, मतलब एक होता है 6 मेंबर्ड रिंग जिसको हम हेक्सागन बोल सकते हैं, और इस हेक्सागन के साथ जुड़े होते हैं पेंटागन्स। तो एक हेक्सागन की अगर बात करोगे तो एक हेक्सागन में कितने एजेस होते हैं, 6 एजेस हैं, ठीक है, और 6 एजेस हैं तो उनके साथ में क्या जुड़ गया, पेंटागन्स जुड़ गए। और यहाँ से बेटा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा वो अभी सुनते जाओ। तो इस तरह से जुड़ रहा है। ऑल्दो पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो नहीं बन पाएगा मुझसे, लेकिन ट्राई जरूर कर सकते हो आप। ऐसे थोड़ा थोड़ा फुटबॉल जैसा दिख रहा है ना, यस यस सर। ठीक है। अब एक और बात याद रखिए कि फुटबॉल स्ट्रक्चर है, बक्की बॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये स्फेरिकल है, ठीक है ना, ये स्फेरिकल कार्बन केज मॉलिक्यूल है, इसको आप स्फेरिकल कार्बन केज मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हम बोलेंगे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात, क्या कोई फ्री वैलेंसी है, हम बोलेंगे नो फ्री वैलेंसी। इसके पास फ्री वैलेंसी भी नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, जो कॉर्नर वाले एटम है वो पीछे की तरफ दूसरे वाले एटम से जुड़े, जैसे कि फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल में अगर इस तरह की कोई शेप आधी दिख रही है फ्रंट व्यू से, तो पीछे की तरफ तो वो पूरी है ना, किसी न किसी के साथ जुड़ गई है। जबकि डायमंड और ग्रेफाइट में ऐसा नहीं था, वो आपके 3 डायमेंशनल तो थे, 2 डायमेंशनल थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी वहां पर कि वो उनके पास फ्री वैलेंसी थी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है प्योरिटी, विच अमंग द प्योरेस्ट फॉर्म। तो प्योरिटी के बेटा याद रखना कि फुलरीन जो होता है ना इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, उसके बाद आता है डायमंड, और उसके बाद आता है आपका दैट इज ग्रेफाइट। जिसके पास जितनी ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी उतना ही ज्यादा वो इम्प्योर होता जाएगा। तो फुलरीन के पास में फ्री वैलेंसी बिल्कुल 0 है, इसलिए प्योरेस्ट है। डायमंड के पास फ्री वैलेंसी है लेकिन कम है, ग्रेफाइट के पास और ज्यादा फ्री वैलेंसी है, बीच में तो गैप ही आ जाता है जो वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा बढ़ता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है हार्डनेस। हार्डनेस की अगर बात करें तो डायमंड इज मोस्ट हार्ड, डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड होता है और ग्रेफाइट सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर ड्यू टू इट्स शीटलेस स्ट्रक्चर। तो डायमंड और ग्रेफाइट की बीच की हार्डनेस होती है फुलरीन की। ये क्वेश्चन बेटा न जाने कितने बार बोर्ड्स में आया है, तो मेक श्योर अबाउट दिस। ऑलराइट, ठीक है। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी 6 membered ring and how many 5 membered ring in C60 fullerene। तो बेटा याद रखना इन C60 fullerene, ये C60 है fullerene, there are 20 hexagon, hexagon समझते हो ना बेटा, 6 membered ring and 12 pentagon, मतलब 5 membered ring। This is very very important। ऑलराइट, डन हो गया। क्वेश्चन रिपीट करेगा एक बार। यस सर क्वेश्चन रिपीट करेगा एक बार। This is a hexagon. So how many pentagons are surrounded with hexagon? तो इसके आपको देखना है सिर्फ एजेस, इसके एजेस कितने हैं, हाउ मेनी एजेस, तो 6 हैं बेटा। तो 6 एजेस हैं, तो ये सराउंड किसके द्वारा होगा, सराउंडेड बाय 6 पेंटागन, अपोजिट से सराउंड होंगे, ये बात याद रखना। और अगर पेंटागन देखते हो, पेंटागन कुछ ऐसा होता है, तो इसके पास 5 एज है, तो ये किसके द्वारा सराउंडेड होगा, सराउंडेड बाय
5 हेक्सागन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes. नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? नाउ प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है, दैट इज इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये हमेशा डार्क सॉलिड होता है। सेकंड थिंग, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? No, sir. No, sir. डू नॉट Yes, कंडक्ट sir. इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करेगा? Absence of free electrons. एग्जैक्टली, Free electrons. एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से नहीं करता। थर्ड कि इट इज, देखो बाकी सारे के सारे इनसॉल्युबल थे, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या थे? इनसॉल्युबल थे। फोर्थ जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कि इसकी हार्डनेस, ऑल्दो मैं आपको बता चुका हूं, द हार्डनेस इज इन बिटवीन, किसके बीच में है? डायमंड And एंड graphite. ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट के बीच की इसकी हार्डनेस पाई जाती है। ऑलराइट, नाउ फिफ्थ इज जो इसका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फुलरीन जो होता है, फुलरीन बिहेव एज सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर अंडर सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन डालने पर मतलब एक जो इसकी कंडीशन है कि एक्सट्रीम कंडीशन पे ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, बट इन प्योर स्टेट में अगर बात करें, इट बिहेव एज इंसुलेटर। ये इंसुलेटर की तरह बिहेव किया जाता है। नाउ व्हाट इज सुपर कंडक्टर? किसी को पता है क्या? व्हाट इज सुपर कंडक्टर? याद रखना बेटा, सुपर कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस which show conductivity at very low temperature। बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी दिखाई देते हैं उनमें बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। जनरली इसका यूज किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा, क्योंकि देखो एक तो ये हार्ड है काफी, ठीक है, इतना भी ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता, ऑल्दो डायमंड से तो कम है, लेकिन ऑल्दो हार्ड है ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग। दूसरी चीज कि जब हम एटमॉस्फेयर में जाते हैं, स्पेस के बाहर जाते हैं, तो पूरी तरह से कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, तो वहां पर किसी भी चीज का टिक पाना, कंडक्टिविटी कर पाना मुश्किल होता है। ये एक इंसुलेटर होता है, लेकिन अगर एक्सट्रीम इसको लो टेम्परेचर मिल जाता है तो उस कंडीशन में कंडक्टिविटी शो करने लग जाता है, तो वहां पे हम लोग उसको यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज है, दैट इज इट इज C60 फुलरीन। C60 फुलरीन is used in cancer and AIDS therapy। ये कैंसर और एड्स के थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नेम ए सब्सटेंस व्हिच इज जनरली यूज्ड इन कैंसर एंड एड्स थेरेपी व्हिच इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड यूज नहीं होता, ठीक है, ग्रेफाइट यूज नहीं होता, कौन होता है? दैट इज फुलरीन, और वो भी कौन सा? C60 फुलरीन यूज करते हैं, ठीक है बेटा। बाकी इसका काफी ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग इसको इन फोटोकेमिकल इंडस्ट्रीज। जो बेसिकली जो C60 फुलरीन होता है, C60 फुलरीन जो है इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन फोटोकेमिकल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज। फोटोकेमिकल रिफाइनिंग industry। All right, this is all about the Chapter ज़्यादा hard नहीं है. no, this is not a hard chapter, this one is the easy one। Yes, sir.